नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएसटीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान जंगलों की कटाई के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव को सत्ता पक्ष के जवाब के बाद आसंदी ने अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज विपक्षी सदस्य गर्भगृह में पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। हसदेव जंगल कटाई के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इधर कांग्रेस के आरोप हैं तो सत्ता पक्ष का जवाब भी है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष को एक बार आत्ममंथन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की संपदा को गांधी परिवार के चरणों पर समर्पित करने वाले लोग कौन थे? उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर जंगल की कटाई पर जोरदार बहस भी आज सदन में देखने को मिली, लेकिन हम आपको सिलसिलेवार सुनाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस विषय पर क्या कुछ कहा, इसके साथ ही साथ कांग्रेस विधायक उमेश पटेल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं बीजेपी की ओर से सुशांत शुक्ला ने क्या कुछ कहा, सिलसिलेवार आपको सुनवाते हैं। इस गंभीर विषय को पर सरकार कितने संवेदनशील है, ये बात दिखाई दे रहा है। और इसके खिलाफ में हम लोगों ने वेल में गए और सारे कांग्रेस के विधायक निलंबित हो गए हैं। आज पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी, पर्यावरण की तकलीफें, आज ही समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि प्रदूषण के कारण से दिल्ली में 288 फ्लाइट कैंसिल करना पड़ा। ये स्थिति देश में है और छत्तीसगढ़ कम से कम उस मामले में समृद्धशाली है और जिसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। एक तो हसदेव में जिस तरह से जंगल कटाई हो रहा है, तमनार में जिस तरह से फर्जी जन सुनवाई हो रहा है। हमारे तमनार में आज 5000 साथी वहां धरने पे बैठे हैं, जो लोग हैं आदिवासी लोग हैं। 14 गांव के लोग बिना खाए पिए वहां बैठे हैं। पुरंगा के लोग वहां 2 दिन तक सिर्फ मुर्रा के जरिए इस ठंड में कलेक्टर से मिलने के लिए खाली रोड पे बैठे रहे, लेकिन कलेक्टर साहब आ नहीं पाए। इस तरह से लगातार आदिवासियों के खिलाफ ये सरकार असंवेदनशील हो चुका है। ना जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ना जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, ना सरकार के नुमाइंदे हैं, उनमें किसी के पास समय नहीं है इन आदिवासी भाइयों से मिलने के लिए, बहनों से मिलने के लिए। देखिए, माननीय विपक्ष के नेताओं को अपने इनके रमेश कुमार थे, उनके द्वारा दी गई अनुमति का संज्ञान लेना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा दिए गई अनुमति का संज्ञान लेना चाहिए और फिर एक बार अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटकर माता दरबार और गांधी परिवार की चरणों में समर्पित करने वाले लोग आखिर कौन थे। तो देखिए, यही बात फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन अंदर की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ ये भी हमने आपको बताया। इस वक्त 3 खास मेहमानों को हम आपके साथ जोड़ते हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। मनीष बोरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत करता हूं सभी मेहमानों का। और शुरुआत करते पांडे जी आपसे। सत्ता पक्ष पर कई तरह के आरोप विपक्ष ने लगाए और साफ तौर पर विपक्ष का यह कहना था कि जो जवाब सामने आया वो असंतुष्ट करने वाला था। विपक्ष को ये नजर आया है कि साहब, कटाई पर जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब विपक्ष को तो बिल्कुल भी संतुष्ट वाला नहीं लगा। विवेक जी, आपको, भाई सत्यप्रकाश जी को, बड़े भाई बोरा जी को सजा दो। देखिए, विपक्ष मतलब सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी को संतुष्ट न जनता कर पा रही है, न न्यायालय कर पा रही है, न जांच एजेंसियां कर पा रही है। कोई इनको संतुष्ट नहीं कर सकता। ये एक ऐसे नकारात्मकता के माहौल में है। लेकिन फिर भी अगर आप संतुष्टि की बात करते हैं तो एक प्रश्न मेरा है कि क्या भूपेश बघेल जी ने जब ये बात कही थी कि अगर आपको पेड़ नहीं कटवाने हैं तो एसी, लाइट, पंखा, टीवी, फ्रिज सब बंद कर दो और लालटेन युग में चले जाओ, क्या ये बात किसके लिए कही गई थी, किस संदर्भ में कही गई थी? दूसरा, कि अगर टीएस सिंहदेव नहीं चाहेंगे तो एक पेड़ क्या, उसका डंगाल तक नहीं कटेगा। तीसरा, 10,000 करोड़ रुपए का, मैं पुनः कह रहा हूँ, जिस अडानी अंबानी को लेके ये सुबह से लेके गाली देते हैं, 10,000 करोड़ रुपए का रेड कार्पेट किसने बिछाया? हम तो वो लोग हैं जो एक पेड़ माँ के नाम से लेके पूरे देश में प्लांटेशन कर रहे हैं और हम उसका भविष्य जानते हैं कि हमको क्या करना है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप कर रही है, तो ग्राम पंचायत से परमिशन किस जमाने में मिला?
आदरणीय विधायक जी ने सवाल पूछा कि रमेश कुमार ने जब परमिशन दिया तो किस पार्टी की सरकार थी। और वास्तव में पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश के संसाधन को लूट के जिस प्रकार से 10 जनपद की सेवा की, इस कारण 2.5 साल का एक्सटेंशन भूपेश बघेल जी को मिला। ये आपके समक्ष है, पूरे पब्लिक डोमेन में है। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला जो दीवाना हो रहे हैं, और जो सस्पेंशन की बात है, तो बेल में जाने से ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है। आपको मालूम है ये बात, नियम कानून ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी नहीं जानती, लेकिन नियम कानून के विपरीत जाना ही तो कांग्रेस पार्टी का स्वभाव है, तो उनको स्वाभाविक रूप से चिल्ला-चोट करना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे खल गई, उमेश पटेल जी ने कहा कि 5000 लोग वहां भूखे प्यासे तड़प रहे। क्या लगता है विवेक जी आपको कि 5000 लोग कहीं एकत्रित हो जाएं और विपक्ष और सरकार एक जगह विधानसभा में बैठा रहेगा? संभव सा लगता है? ऐसा नहीं है। इसके दो पहलू हैं। एक की जानकारी मैं देता हूँ। वास्तव में एक समस्या तो ये थी कि जो पेड़ कटाई हो रही है उसके विरोध में भी लोग थे। एक बात ये भी थी कि लोग पैदल चल के वहां से रायपुर आए थे कि विकास होना चाहिए, फैक्ट्री लगनी चाहिए, रोजगार सृजन होगा, सड़कें बनेंगी, तो बहुत सारी चीजें। दोनों को एक साथ लेके चलना उस समय कांग्रेस पार्टी को सही लग रहा था, और आज गलत लग रहा है। तो ये लगता है कि दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी कैसे दिखाना चाहती है। अच्छा, जी विवेक, ठीक है। सत्य प्रकाश जी, क्या ये दोहरा चरित्र है जो पक्ष में कुछ और कहता है और विपक्ष में कुछ और कहता है? विवेक जी, मेरे को ना थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि देखिए आज जो आप जिस पे चर्चा कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और जिस तरह से जो विधानसभा में हुआ आज, वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज मैं एक कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता के तौर पर नहीं बैठा हूँ, आज मैं छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे के तौर पर बैठा हूँ। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ महतारी के साथ गलत होगा, छत्तीसगढ़ महतारी के जंगल काटे जाएंगे, तो उनका पुत्र भी सामने आके खड़ा होगा, उनकी पुत्री भी सामने आके खड़ी होगी। सिर्फ एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय है, मगर ये राजनीति का विषय नहीं है विवेक जी। अभी इन्होंने बोला कि हम तो वो लोग हैं जो एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं और पूरा जंगल किसके नाम करते हैं, अडानी के नाम, ये भी बता देते। अभी आपने इन्होंने बोला दोहरा चरित्र। 2022 में जो हमने अर्धशासकीय बिल पास किया था कि पेड़ कटाई नहीं होगी, इनके जो 14 विधायक थे उस समय ऐसे ऐसे मेज थपथपाए थे और पास हुआ था। वो कहां है वो बिल, वो किस कूड़ेदान में है, ये बताइए। आज इनकी डबल इंजन की सरकार है ना। मान चलिए अगर ये बोलते हैं कि हमारे समय में, तो आप निरस्त कर दीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए, क्या समस्या है। देखिए जैसे ही चुनाव ये जीते, सत्ता में आए, दूसरे दिन ही तमनार में वन अधिकार क्षेत्र के अधिनियम के तहत जो पट्टे दिए जाते हैं उसकी कहीं ना कहीं इन्होंने कटाई शुरू की। उसके बाद बीजापुर के कोडरम खदान में, वहां बिना पर्यावरण की सर्टिफिकेट के वहां जो खदान दिया गया। उसके बाद आपको और बता, अभी रायगढ़ की बात करते हैं, रायगढ़ में जो ग्रामीण है वो सड़कों पर बैठ के केते एक्सटेंशन 1700 हेक्टेयर जंगल काटने की तैयारी है। किसको? ये देखिए, मैं आपको सबूत के साथ बता रहा हूं, अडानी को दिया जा रहा है। ये कि हमने दिया है क्या? तो इन्होंने दिया ना, ये बताना चाहिए इनको। वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि दोहरा चरित्र किसका मालूम है कि आप आदिवासियों के नाम से वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उसे वोट लेते हैं। जैसे सरकार में बैठ के सब चीज भूल गए कि हमने क्या क्या बोला। बेलाडीला A1, बेलाडीला A-B, ये किसको दिया? पूछिए इनसे। 50 साल के लीज पे हमने दिया है। बेलाडीला 1C किसको दिया है? पूछिए इनसे, हमने दिया है। काकेर का हाला महानदी का जो खदान है वो किसको दिया? वो हमने दिया है। तो इनसे पूछिए। दोहरा चरित्र जनता समझ गई है कि उस समय इन्होंने जो सपने दिखाए कि हम आदिवासियों के हितैषी आदिवासी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, वो आज वो जनता समझ रही है कि हमारे साथ किस तरह से धोखा गया। विवेक जी, मैं तो बोलूंगा विधानसभा जो हुआ वो तो हुआ ही नहीं। ये अच्छी बात है कि आप इस परिचर्चा तो कर रहे हैं कम से कम, क्योंकि मीडिया के ऊपर कितना दबाव रहता है हम सब जानते हैं। आपको मैं सलाम करता हूं कि आप इस जन मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं और ये महत्वपूर्ण है, इसलिए बोल। और अभी भी आपको पता होगा विवेक जी, 41 में जो पूरे भारत में 41 खदान में नीलामी होने वाली है, उसमें 15 खदान कहां के? छत्तीसगढ़ के। उसमें से 2 खदान कैसे? जो एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र है वो खदान है। दूसरा खदान है वो भी हाथियों से प्रभावित क्षेत्र है, वो दिया जा रहा है। देने की तैयारी या तो बोल दीजिए। तो यही मैं बोलना चाहता हूं, दोहरा चरित्र किसका है सब जानते हैं, पूरी प्रदेश की जनता जानती है। अरे एक वर्ग भी कोई 2 वर्ष में खुशहाल महसूस कर रहा है। मतारी को देना हो तो सलीनियोनी को मिलता है, किसान वो अलग धान के लिए भटक रहा है, सड़क जाम कर रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, जो 20,000 की बात की, आदिवासी अपनी ही जमीन के लिए लाठियां खा रहा पुलिस से। तो कौन सा वर्ग इन्होंने भला किया है? और सबसे मजबूत जो वर्ग छत्तीसगढ़ का है, जो सबसे बहुसंख्यक वर्ग आदिवासी वर्ग, सबसे ज्यादा छला हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उनकी जमीनें हड़पी जा रही है। उनको अगर वो मांग करते हैं मेरी जमीन वापस दी, तो लाठियां मिल रही है, पत्थरबाजी हो रही है। ये कि हमने देखा नहीं है अभी 3 दिन 4 दिन पहले क्या हुआ है। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि दोहरा चरित्र किसका है वो छत्तीसगढ़ जनता जान चुकी है। ठीक है, मनीष जी का हम रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मनीष जी क्या कहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप में कई बार मूल मुद्दा भी गायब हो जाता है।
लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हसदेव, अरण्य और जो बात चल रही है साहब कि बस्तर पूरी तरह से जो हरा भरा बस्तर है, जो एक तरह से हमारे सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं उस पूरे रीजन का, वहाँ से कई सारे स्टेट लगते हैं, इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रस्तावित तमाम वहाँ पर टेंडर प्रक्रिया चल रही है, ये बस्तर की खूबसूरती छीन लेगी, वहाँ के पेड़ हट जाएंगे, या ये सिर्फ सदन में, सदन के बाहर आरोप प्रत्यारोप का शोरगुल में आए हुए बयानों की प्रक्रिया है? देखिए, जहां तक बात हसदेव को लेकर है और बस्तर को लेकर के, दोनों अलग अलग स्थान हैं, दोनों का अपना अलग महत्व है और दोनों ही जगह जो जंगली क्षेत्र हैं वो निश्चित रूप से वहां के जो आदिवासी हैं वो उसी पर डिपेंड है। और जो सवाल आपने किया था कि क्या जंगल कट जाएंगे और कट जाएंगे तो क्या स्थितियां बनेगी और क्या इसमें सच्चाई कितनी है, निश्चित रूप से देखिए जिस प्रकार से जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है, इसके पूर्व भी उन क्षेत्रों को लेकर के टेंडर प्रक्रिया हुई थी, मगर नक्सली समस्याओं के चलते वहां पर वो काम नहीं हो पाया। लेकिन अब जबकि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त क्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा है, तो उस समय वहां पर ये टेंडरों की प्रक्रिया होना और उनके लिए इसमें काम होना निश्चित रूप से ये है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो क्राइटेरिया होते हैं जिनके तहत ये खदान दी जाती है, उनका पालन कितनी तत्परता से किया जाता है। जिन एजेंसियों को, जिन प्राइवेट संस्थाओं को, जिन सरकारी संस्थाओं को ये खदानें दी जाती हैं, वो देखिए क्योंकि क्या होती, मान लिया जाए कि उसमें क्राइटेरिया ये है कि यदि आपने एक पेड़ काटा है तो उसकी जगह आपको 5 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो ये क्राइटेरिया का पालन कितना होता है और उसको कैसे आप करते हैं। निश्चित रूप से जब खदानें दी जाएंगी तो पेड़ों की कटाई होगी, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता। और पेड़ों की कटाई होगी तो उसके एवज में आप कितने पेड़ लगा रहे हैं और कहां पर लगा रहे हैं, उन खदानों के बाद में उसकी पूर्ति आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस सवाल को केंद्रीय स्तर पर भी लगातार उठाया गया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रायपुर लोकसभा से सांसद है बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने भी इस बात को उठाया था कि भाई जब खदान होती है, खदानों से आपने जो उत्खनन करना है वो तो कर लिया, मगर उसके बाद उसकी भरपाई आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी ओर सरकार कितना ध्यान दे रही है। जिन पेड़ लगाने की बातें आप किए थे कि भाई हम यदि मान लिया जाए 10 पेड़ काटेंगे तो उसके लिए हम 100 पेड़ लगाएंगे, तो वो पेड़ लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, इसको मॉनिटरिंग कौन करेगा। आप खदानें दे रहे हैं, निश्चित रूप से देश में ऊर्जा की आवश्यकता है, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता, मगर इस बात को जरूर समझना होगा कि जिन चीजों को लेकर के, जिन क्राइटेरिया के तहत, जिन शर्तों के तहत वो खदान दी गई है, उनकी भी पालन जो है वो उतनी तत्परता से किया जाए जितनी तत्परता से आप उत्खनन करते हैं। इससे ये होगा कि जो बैलेंसिंग होना चाहिए वो बैलेंसिंग होगी और वो उस जगह पर होगी। निश्चित रूप से पेड़ों की कटाई होगी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। यदि इस प्रकार के टेंडर्स निकलेंगे तो खदानों के लिए अब देखिए, छत्तीसगढ़ की अभी हम बात कर रहे हैं ना मनीष जी, मध्य प्रदेश में भी विपक्ष का ये कहना है साहब कि सिंगरौली पूरी तरह से साफ हो जाएगा, सिंगरौली का AQI खराब हो जाएगा, वहां लाखों पेड़ कट रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि अगर ये जो लाखों पेड़ वाली बात है, तो कहीं ना कहीं एक अगर एविडेंस के तौर पर ये बात सामने आए ताकि पब्लिक को भी पता चले, नहीं तो ये फिर वैसे ही होगा, भ्रष्टाचार हुआ करोड़ों का। अब साहब हुआ एक्चुअल में क्या, ये कैसे पता चले? अगर छत्तीसगढ़ के एक, मुझे लगता है कि चाहे पांडे जी हों, चाहे सिंह साहब हों, आप हो, हम हो, अगर कुछ पर्यावरण असंतुलन होता है तो उसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी। और आज आपके हमारे बातचीत से बहुत बढ़कर है वो पर्यावरण का संतुलन। एक बार फिर से पांडे जी का रुख करते हैं। पांडे जी, बहुत सारे आरोप आपके ऊपर सत्यप्रकाश जी ने मतलब आपकी सरकार पर लगाए, बीजेपी पर लगाए। उनका कहना है साहब कि जो टेंडर प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो सही नहीं है, इससे पारिस्थितिकी संतुलन का बहुत नुकसान हो जाएगा। विवेक जी, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद सत्यप्रकाश जी का, जिन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हमारे कालखंड में हुआ, अब क्यों हो रहा है, ये इन्होंने शुरुआत की बात से। लेकिन जिस प्रकार से जेस्चर देख के ऐसे करके बात किया सत्यप्रकाश जी ने कि छत्तीसगढ़ के बेटा के रूप में, महतारी के बेटा के रूप में यहाँ बैठे हैं, तब उस समय आप बेटा क्यों नहीं बन पाए? जब भूपेश बघेल जी पेड़ काट रहे थे उस समय तो आप एकदम बिल्कुल सशक्त हस्ताक्षर के रूप में विकास का काम कर रहे थे, 10,000 करोड़ की बात कर रहे थे उस समय। दूसरा, जो संसाधन की बात आती है, विवेक जी देखिए, प्रैक्टिकल बात करेंगे तो बहुत अच्छी होगी, हवाई बात नहीं करते। आपने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ है,
तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ है तो कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में न्यायालय का शरण ले? या जैसे टाटा की गाड़ी आप खरीदते हैं तो बाटा के शोरूम से जाके खरीदते हैं क्या? अगर कोल का कोई काम करता है तो एजेंसी अगर निर्धारण होती है तो उसी समय आपको चले जाना चाहिए था। आप 4 साल से क्यों इंतजार करते जब उसको आपने दे दिया कंपनी को? अभी मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप प्लांटेशन की बात करें और पेड़ कटाई की बात करें, ठीक है, पेड़ कटाई का जो आपके यहाँ से शुरू हुआ, हमारे यहाँ कुछ कटे होंगे, लेकिन 20,000 से ज्यादा पेड़ों को रीप्लांट किया गया हमारी सरकार में। एक पेड़ रीप्लांट इन्होंने नहीं किया। क्या कारण था? जो पर्यावरण को लेके अभी यहाँ तीर चलाई जा रही है सत्यप्रकाश जी के द्वारा, शायद उस समय इनकी साहस नहीं होगी भूपेश बघेल जी से सवाल पूछने की। हमने डंके की चोट पे सवाल किया था और उस कारण ही आदिवासी के हित की बात कर रहे हैं, ओबीसी की हित की बात कर रहे हैं, एसटी बच्चों का नग्न प्रदर्शन पूरे देश ने और विश्व ने देखा। तो आपके कालखंड में हर वर्ग के साथ क्या क्या हुआ था पूरे देश ने देखा। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण है, जब आप इस तरह का दोहरा चरित्र अपनाते हैं, क्या विवेक जी राजस्थान की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार एक साथ अडानी को बिजनेस दिया था कि 10,000 करोड़ छत्तीसगढ़ में और 60,000 करोड़ राजस्थान में, लेकिन लगातार पानी पी पी के राहुल गांधी उस समय भी उनको कोसते थे। क्या कारण था कि स्टेट गवर्नमेंट उनको व्यापार दे रही थी, रेड कॉर्पोरेट बिछा रही थी और वहां राहुल गांधी गाली दे रहे थे। विषय बस इतना ही है कि जानबूझ के जनता के बीच में भ्रम पैदा करके अपने सत्ता की रोटी सेकने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। आज आप विधानसभा की बात करें, लोकसभा का क्या स्थिति है देखिए, लगातार आप अस्थगन करके बाहर निकल जाते हैं, हल्ला करके बाहर निकल जाते हैं। जनता के हित से जरा सा भी सरोकार कांग्रेस पार्टी को होता तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी होती। चौथा और महत्वपूर्ण प्रश्न जो सत्यप्रकाश जी ने कहा कि इतनी परिस्थितियां खराब है छत्तीसगढ़ की, तो विपक्ष ऐसी में बैठने के लिए बैठा है क्या? विपक्ष सड़क पे क्यों नहीं है? कहाँ है वो बुझे हुए दीपक की सेना? क्या कारण है कि सड़क पे नहीं आ रहा? अगर जन समस्या है, जनता के साथ गलत नीति लेके भाजपा काम कर रही है तो विपक्ष सो क्यों रहा है, मौन क्यों है? क्या कारण है? इनको भी मालूम है कि इन्हीं कालखंड में ये सारे कारनामे किए गए हैं। प्रदेश के संसाधनों को कितना पैसे से लूटा गया? आपने विवेक जी अभी एक प्रश्न किया, कितने करोड़ रुपया? आप देखिए कवासी लखमा जेल में है कि नहीं? रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई जैसे अधिकारी जेल में थे कि नहीं? तो ये सारी व्यवस्थाओं के अंदर भ्रष्टाचार हुआ था, अदालत बेल नहीं दे रही है। सत्यप्रकाश जी बात करते हैं, मुझे लगता है कि अपना चेहरा पहले आईना में देखें फिर हमसे प्रश्न करें। चलिए मैं सत्यप्रकाश जी से ही जवाब ले लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, पांडे जी का ये कहना है कि जो पूरी प्रोसीडिंग हुई थी वो आपके सरकार में हुई, और लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि साहब जो पेड़ काटने वाली बात है, ये कह रहे हैं कि ये रीप्लांटिंग भी कर रहे हैं। देखिए एक दो चीज़ें मैं पहले बोलना चाहूँगा, निशिकांत पांडे जी के जवाब दूंगा। ये जो बार बार बात करते हैं कि भाई न्यायालय क्यों नहीं चले जाते, हर इनका प्रवक्ता हो, हर इनका नेता हो, मैं तो वो तो देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार, इस्तीफा ही दे दो आप लोग। हर चीज में न्यायालय चले जाइए, आप कुछ गलत कीजिए न्यायालय चले जाइए, आप कुछ गलत कीजिए न्यायालय चले जाइए। तो आप सरकार में है किस लिए बैठे हुए भाई? मतलब गलत करते रहे हम न्यायालय जाते रहे, आप गलत करते रहे न्यायालय जाते रहे। मतलब सरकार में रहने का आपको हक ही नहीं, न्यायालय में ही चला लेगी फिर सरकारें, केंद्र की भी और राज्य की भी। आप भी मत चलाइए ना, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अभी इन्होंने बोला कि ये जेल में वो जेल में, अच्छा होता चिंतामणि महाराज भी जेल में होते ज्यादा बेहतर रहता, हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी जेल में होते ज्यादा बेहतर रहता। वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग वाले का नाम तो याद ही होगा निशिकांत पांडे जी को, अजीत पवार जी शायद है उनका नाम, मुख्यमंत्री रात में शपथ दिला देते थे उनको 12 बजे, फिर वापस सरकार में आ जाते, तो वो भी जेल में तो ज्यादा बेहतर होता। नारायण राणे जी भी होते, छगन भुजबल जी भी होते, तो ज्यादा बेहतर वो होता निशिकांत पांडे जी। ये नहीं होता जो लखबाजी है, आदिवासी नेता को आप अंदर कर रहे हैं, उसमें जो ताली बजाते हैं ना आपकी, लखबाजी अंदर देखिए, लखबाजी अंदर देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा अंदर होता तो ज्यादा बेहतर होता। यही मैं बताना चाह रहा हूं। अब देखिए इन्होंने बात की, जब हमारी सरकार यूपीए की, जयराम रमेश जी जब जो वहां पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने कई क्षेत्र ऐसे जो छत्तीसगढ़ में ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया था, जिसके अंदर एलिफेंट रिजर्व भी आता है लेमरू का, उसका भी क्षेत्र कम कर दिया गया। अगर ये गलत है तो बताए निशिकांत पांडे जी, मैं गलत बोल रहा हूं है कि नहीं? इनकी सरकार आने के बाद उसका क्षेत्र कम किया गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये हमने उस समय कितने खदाने कैंसिल भी किए, हमने जो मैंने ये बार में उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि अर्थशास्त्र के बिल कहां पड़ा हुआ है, उसका क्या हुआ? उस समय तो आपने ताली बजाया था कि हाँ होना चाहिए, तो उसका क्या हुआ? जब गहलोत जी की सरकार तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अडानी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। इसीलिए बोल रहा हूं आपका जवाब ले लें। प्रोजेक्ट इस तरह से नहीं दिया, इन्होंने खुले आम। आप एक मिनट हमारी जब सरकार थी, आप बता दीजिए, इस तरह से सड़कों पर आदिवासी के अपने खदान के लिए दौड़ रहे थे, इस तरह से लाठीचार्ज हो रहा था क्या? पत्थरें मारी जा रही थी ग्रामीणों को, बता दीजिए।
आप बता दीजिए ना, इसलिए मैं बोलना चाहूँ ठीक है। आदिवासी को 2 साल में जो ठगा महसूस कर रहा है ना, ठीक वो है। पीछे 25 साल मिलने का चलिए, होगा जो संक्षिप्त दो साल में लगा है। निशिकांत जी, आप संक्षिप्त 15 में, साल फिर जो मनीष आपने जी के किया, पास तो जाएंगे फर्जी चर्चा के केसेस लिए। हो, फर्जी तरह से जमीनें हड़पी गई हो, वही कार्यक्रम फिर शुरू किया जा रहा है। ठीक है निशिकांत जी, संक्षिप्त में। देखिए विवेक जी, इन्होंने कहा कि हर चीज में न्यायालय चले जाए तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या मतलब जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग के पास जाए भारतीय जनता पार्टी? अरे कहीं कुछ गलत होता है, क्या होता है, कहीं कुछ भी गड़बड़ होगा, गलत होगा। हम भी न्यायालय गए थे पीएससी में, आपको किसने आपको चाइना जाना चाहिए, चाइना जाना चाहिए। आजकल ट्रम्प तो आपके पिताजी रह नहीं गए, चाइना वाले पिताजी बन गए, तो वहां जाइए आप चाइना। नहीं गलत नहीं, गलत नहीं निशिका जी, गलत बोलेंगे बोलूंगा। पाकिस्तान आप या तो संयम से बोलिए, आपके बाप इस तरह से उल्टा सीधा नहीं, संयम से बोलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चाइना के हो ही नहीं सकते। नहीं हमारे बाप चाइना आजकल आपके पिताजी बन गए, ट्रम्प आजकल नहीं है। आजकल चाइना के लिए हवन हो रहे हैं, चाइना के लिए हवन पूजन हो रहे हैं, ट्रम्प के लिए नहीं हो रहे हैं। ये हम देख रहे हैं आजकल, ये पिछले 1 महीने से क्या हो रहा है। इसलिए नहीं होता, इसलिए हम लोग नहीं करते हो। अरे ये गोडसे से लेके सावरकर से लेके ना जाने कितने लोग बदलते रहते हो। हमारे नेता कभी गोडसे हो जाते हैं, हमारे नेता माफी भी सावरकर हो जाते हैं, गोवलकर हो जाते हैं। तो ये उस पे बच जाइए। आप लोग कितने नेता बदलते रहे हैं, आप लोग कितने क्या करते रहे, वो सबको मालूम है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है बाप बदलने वाले परिवार के कार्यकर्ता मेरे से ये बात कर रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर गलत हुआ है तो न्यायालय जाना चाहिए कि नहीं विवेक जी? एसआईआर में नहीं जाते, यहाँ बोल रहे हैं कि टेंडर पर क्या गलत हुई है तो चलिए मैं एक प्रतिक्रिया मनीष जी से ले लेते हैं इस चर्चा की, जो बेहद ठीक है। लोकतंत्र नहीं है। हाँ ठीक है पांडे जी, मनीष जी, ये प्रतिक्रिया बहुत जरूरी इसलिए भी क्योंकि आपने दोनों ही सम्मानित प्रवक्ता साथियों को सुना, पर बात केवल यही है मौजूदा दौर में कि अभी जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, मान लीजिए कि अगर ज़्यादा पेड़ कटते हैं तो हमारे पास फिर दूसरा रास्ता क्या बचता है कि हम अगर, क्योंकि सड़क भी बनानी है, वहाँ पर डेवलपमेंट भी करना है, चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, पेड़ काटने पड़ेंगे, पर इसका उपाय क्या है हमारे पास? देखिए, मैंने पहले ही इस बात को कहा विवेक जी कि उपाय यही है कि जिन शर्तों पर आपको खदान दी जा रही है उनका पालन किया जाए। यदि आप वहां से 10 पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम 100 पेड़ लगाएं। 100 पेड़ लगाने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 100 पेड़ जब आप लगाएंगे तब जाकर के उसमें से 10 जो है वो पुष्पित और पल्लवित होंगे। यदि वो नहीं होंगे तो आपको जो पर्यावरण असंतुलन की बात हम कर रहे थे वही हमको देखने को मिलेगा और उसका नुकसान आपको और हमको सबको देखने को मिलेगा। तो इसमें राजनीतिक प्रतिबद्धता पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे तौर पर यह समझना होगा कि हम अपने आने वाले कल को क्या दे रहे हैं और कैसा दे रहे हैं, इस बात को सोच करके हमको कार्य करना होगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपकी बात से सत्यप्रकाश जी भी और निशिकांत जी, हमारे दोनों प्रवक्ता सहमत भी होंगे, और मुझे यही लगता भी है कि सरकार को भी यही कार्य करना चाहिए। और अगर आप पांडे जी ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा। आप सभी इस गंभीर चर्चा में हमारे साथ जुड़े और बहुत मजबूती के साथ आप सभी ने अपनी बात रखी। देखिए, बहुत संवेदनशील विषय था, क्योंकि ये विषय सिर्फ इसलिए नहीं कि इस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, ये आपके हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, आने वाली पीढ़ी का बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा करने की कोशिश की। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VSTV। नमस्कार।